अहमदाबाद में आयोजित 2 दिवसीय भारत वैश्विक मत्स्य सम्मेलन का केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रुपाला ने किया उद्घाटन। प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल हरियाणा में मत्स्य क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की देंगे जानकारी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मिशन हरियाणा कर्मयोगी का किया शुभारंभ। कहा, सरकारी कर्मचारियों में सेवा भाव और नैतिक व्यवहार को मजबूत करना है मिशन का मुख्य उद्देश्य। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की तैयारियों एवं व्यवस्थाओं को लेकर की समीक्षा बैठक। संबंधित जिलों के उपायुक्तों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। और प्रदेश सरकार ने फतेहाबाद जिले के किसानों की मांग पर धान की सरकारी खरीद की तिथि को 25 नवंबर तक बढ़ाया। उपायुक्त ने किसानों से मंडियों में जल्द धान लाने की अपील की। नमस्कार, मैं गीतू गुलाटी। अब समाचार विस्तार से। अहमदाबाद में आज से 2 दिवसीय भारत वैश्विक मत्स्य सम्मेलन की शुरुआत हुई। सम्मेलन का विषय मत्स्य और जल संपदा का महत्व है। केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रुपाला ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण और पशुपालन मंत्री जयप्रकाश दलाल ने सम्मेलन में भाग लिया। जेपी दलाल कॉन्फ्रेंस में हरियाणा में मत्स्य क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की जानकारी देंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य लाभदायक चर्चाओं, बाजार की जानकारियों और नेटवर्किंग के लिए महत्वपूर्ण हितधारकों को एक मंच पर लाना है। सम्मेलन में 5000 से अधिक प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। इस बैठक की हिस्से के रूप में मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र की अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करने वाली एक विशेष प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है। इसके अलावा मत्स्य पालन क्षेत्र की 10 परिवर्तनकारी पहलुओं को विशेष रूप से प्रदर्शित करने के लिए एक खास मंडप भी स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो संदेश के माध्यम से कल हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन, हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान गुरुग्राम व इसी संस्थान के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र पंचकुला में मिशन हरियाणा कर्मयोगी के तहत मास्टर ट्रेनरों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ये मास्टर ट्रेनर सरकारी कर्मचारियों में सेवा भाव और नैतिक व्यवहार को मजबूत करने का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे तथा इसके बाद अपने अपने जिला में लगभग 3 लाख सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें जन सेवा को मिशन बनाना होगा। प्रधानमंत्री को मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम से प्रेरित होकर आज हम मिशन कर्मयोगी हरियाणा की शुरुआत कर रहे हैं। मिशन बनाकर जनता की सेवा करने के कार्य को ही प्रधानमंत्री द्वारा मिशन कर्मयोगी का नाम दिया गया है। जो सेवा भाव से कार्य कर रहे हैं वह कर्मयोगी है। कर्मचारियों को सेवा की भावना से सामूहिक हित के कार्य करने के लिए प्रेरित करना ही इस मिशन का मुख्य लक्ष्य है। 75 वर्ष से ऊपर हो गए हैं, हरियाणा बने भी 58 वर्ष हो गए हैं। इन चीजों को पूरा करने में अभी कुछ कमी है और इस कमी को दूर करने के लिए हमें अपना सर्वोच्च लक्ष्य इसको सामने रख करके ये करना होगा। और सर्वोच्च लक्ष्य तभी हम कर सकते हैं कि जब वे विशेष मनस्थिति से इस काम को आगे करें, और वो विशेष मनस्थिति है जन सेवा। इस जन सेवा को हमको मिशन बनाना होगा और ये मिशन बना करके जनता की सेवा करना, जब ये हम करने लगेंगे तो इसी को प्रधानमंत्री जी ने मिशन कर्मयोगी का ये नाम दिया है। तो उस मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत हमें कुछ ना कुछ अपने मनस्थिति का बदलाव, वो मनस्थिति का बदलाव क्या है? आखिर वो ये है कि हम जन सेवा में लगे हैं। हम सब कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जनता के सेवक हैं। हमको ये कहा गया है कि हम पब्लिक सर्वेंट हैं और पब्लिक सर्वेंट हमेशा पब्लिक की सेवा ही करता है। हरियाणा 2 करोड़ 80 लाख लोग, ये हमारी जनता केवल नागरिक नहीं है बल्कि ये हमारा परिवार है। इसको हमको अपना परिवार मानना होगा और यदि हम अपने इसको परिवार मानेंगे तो हमारा इसके साथ संबंध जुड़ेगा और परिवार मान करके ही आखिर हम कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा।
प्रदेश के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कल चंडीगढ़ में विकसित भारत संकल्प यात्रा की तैयारियों एवं व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक से सभी जिलों के उपायुक्त, अतिरिक्त उपायुक्त, डीएमसी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी ऑनलाइन माध्यम से जुड़े। इस दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की कार्यान्वित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा 22 नवंबर से शुरू की जाएगी। इस यात्रा का लक्ष्य पीएम उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन, जन धन योजना और स्वच्छ भारत मिशन सहित प्रमुख सरकारी योजनाओं की व्यापक स्तर पर जानकारी एवं लाभ सुनिश्चित करना है। भारत सरकार के शिक्षा विभाग के उच्च शिक्षा निदेशक अनिल कुमार ने कल कुरुक्षेत्र के लघु सचिवालय सभागार में विकसित भारत संकल्प यात्रा की समीक्षा को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर सरकार की योजनाओं से वंचित पात्र लोगों को लाभ पहुंचाने का काम करेगी। सरकार 17 से ज़्यादा योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करेगी। कुरुक्षेत्र में ये यात्रा 26 नवंबर पहुंच रही है। इससे पहले उपायुक्त शांतनु शर्मा और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक कुमार ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए किए गए प्रबंधों, यात्रा के रूट प्लान, नोडल अधिकारियों और कमेटी के सदस्यों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अनिल कुमार ने कहा कि इस यात्रा उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी घर घर तक पहुंचाने और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों को लाभ पहुंचाना है। ये अभियान 15 नवंबर से शुरू हो चुका है, जो आगामी 26 जनवरी 2024 तक चलेगा। उन्होंने अभियान के अंतर्गत आने वाली सभी योजनाओं के बारे में बताया और अधिकारियों से बातचीत की। क्षेत्र आज ये विकसित भारत संकल्प यात्रा जो भारत सरकार ने चलाई हुई है उसके लिए आए हैं, उसके इंतजामात को रिव्यू करने के लिए आए हैं। और हमने अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स के साथ एक रिव्यू मीटिंग की है। और हमको रिव्यू मीटिंग करने के बाद बड़ी खुशी हुई है कि सभी लोगों को नॉमिनेट किया हुआ है, कमेटीज बनाई हुई हैं, सभी लोग पूरी तरीके से तैयार हैं इस संकल्प यात्रा को अच्छे तरीके से अंजाम देने के लिए। हम खाली जो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स हैं वो जो वैन्स आनी है अभी सप्लाई होनी है उसकी तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही आएंगे आई थिंक सभी टीमें अपने अपने स्कीम जो कि करीब 16-17 स्कीम्स हैं जिनको उनको हर ग्राम पंचायत में लेके जाना है और हर टाउन एरिया, सिटी एरिया में सभी सिटीजन्स को पहुंचाना है, तो वो तैयार हैं एकदम। और ये बड़ी करीब 16-17 स्कीम्स हैं जिनको गवर्नमेंट चाहती है कि 100% सैचुरेशन हो। जो सिटीजन्स हमारे अभी इन स्कीम का बेनिफिट नहीं ले पाए हैं उन सबको कवर करना है, चाहे वो ग्रामीण एरिया में रहते हों चाहे वो सिटी एरिया में। तो करीब 16 और 17 स्कीम्स हैं जो कि सभी को प्रमोट करने के लिए, उनका बेनिफिट एंड सिटीजन्स तक पहुंचाने के लिए टीम पूरी तरीके से तैयार है। फतेहाबाद जिले के किसानों की मांग पर धान की सरकारी खरीद की तिथि को 25 नवंबर तक बढ़ा दिया है। इसको लेकर सरकार ने जिला उपायुक्त को पत्र भी जारी कर दिया है। पहले 15 नवंबर को धान की सरकारी खरीद बंद कर दी गई थी, जिसके बाद लगातार किसान धान खरीद की तारीख बढ़ाने की मांग कर रहे थे। किसानों को कहना था कि इस बार बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में अधिकतर किसानों ने धान की बिजाई लेट की, इसलिए धान की सरकारी खरीद की तिथि को बढ़ाया जाए। इसको लेकर कई किसान संगठनों ने सरकार को मांग पत्र भी भेजा था, जिसके बाद धान खरीद का समय बढ़ाया गया। फतेहाबाद के उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने बताया कि 25 नवंबर तक धान की सरकारी खरीद की जाएगी और इसको लेकर सरकार की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा है कि वे जल्द से जल्द धान को लेकर मंडी में पहुंचें ताकि उनको कोई परेशानी ना हो। देखिए, ज़िला फतेहाबाद में धान की खरीद को दोबारा से शुरू करने का निर्णय लिया गया है और उसकी वजह यही है कि हमारे यहाँ पे बाढ़ की वजह से काफ़ी लेट सोइंग हुई थी, जो कि अभी मंडियों में आ रही है। और जो नॉर्म्स थे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के, उसके हिसाब से 15 नवंबर को खरीद सीज़न बंद हो गया था। तो हमने यहाँ के किसानों की डिमांड के मद्देनज़र ये प्रपोजल भेजा था कि इसको थोड़ा बढ़ाया जाए और अब गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। ये खरीद आज से शुरू हो गई है ऑलरेडी। इसके रिगार्डिंग मैं सुबह मीटिंग ले चुका हूँ। तो करीब 7 सेंटर पे हमने आज सुबह से परचेज शुरू कर दी है
और ये इस शनिवार को 25 तारीख तक को रहेगी। आप लोगों के माध्यम से मैं सभी किसान भाइयों से अपील करना चाहूँगा कि इस हफ्ते अपनी फसल काट के मंडी में ज़रूर ले आए, क्योंकि इसके बाद एक्सटेंशन दोबारा से नहीं मिल पाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सम्मान निधि योजना के पात्र किसानों की 15वीं किस्त 16 नवंबर को जारी की थी। हरियाणा के 13 लाख से ज़्यादा किसानों को ये राशि मिली है, जिसे किसानों के खातों में सीधे भेजा गया है। योजना के तहत राशि मिलने पर किसान बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद जता रहे हैं। फरीदाबाद के प्रथला विधानसभा के गांव हीरापुर के किसानों ने कहा कि भाजपा सरकार किसानों के हित में बेहतरीन काम कर रही है। सरकार द्वारा भेजी गई 2000 रुपये की राशि से उन्हें बीज, खाद्य व कृषि उपकरण खरीदने में मदद मिलेगी। हरियाणा सरकार और पीएम मोदी के द्वारा जो 2000 की जो राशि किसानों को दी गई है वो बहुत ही सराहनीय कदम भाजपा सरकार का है। हम किसान जो है कहीं ना कहीं वो 2000 की जो राशि है वो हमारे बहुत उपयोगी है। उसमें मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से खेत की बुवाई जुताई का काम जो होता है उसके लिए कहीं ना कहीं बीज खाद लाने में हमारे ये 2000 जो रुपये है ये बहुत ज़्यादा कामगार साबित होते हैं। इसमें हमें कहीं ना कहीं बहुत राहत मिलती है। अभी 15वीं किस्त जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने डाली है, तो ये बहुत ही सराहनीय जो किसानों के लिए सम्मान राशि है बहुत ही सार्थक साबित होती हुई नज़र आ रही है। 1000 रुपये की किस्त मिलती है और डाली गई है, वो हमारे खाद बीज के काम में आ जाती है और जिसका समय पर उपयोग हो जाता है। सरकार का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं इस काम के लिए कि वो किसानों के लिए बहुत अच्छा कदम उठाया है। यह जो सरकार ने मुहिम चलाई है, भाजपा सरकार ने, बहुत ही अच्छी मुहिम है। यह छोटे तबका हो चाहे बड़े तबका हो, सभी तरह के जमींदारों के लिए, किसानों के लिए बहुत ही अच्छी स्कीम है और दोनों तरह से लाभ देती है, खाद के लिए भी, बीज के लिए भी। ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है जो किसानों को 2000 रुपये दिए जाते हैं, कहीं ना कहीं खाद बीज या किसी काम में काम आई जाते हैं, जुताई बुवाई के, जैसे कुछ भी किसी में भी किसान अपना यूज़ कर सकता है। बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार। फिनलैंड के राजदूत कीमो लाहदेवर्ता तथा पर्यावरण समिति की अध्यक्षा जेनी पिटको की अध्यक्षता में कल फिनलैंड के संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने गुरुग्राम के सुखराली तालाब का दौरा किया और पानी शुद्धिकरण प्रक्रिया की जानकारी ली। फिनलैंड के राजदूत ने कहा कि जल शुद्धिकरण के इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को फिनलैंड व भारत द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया है। इसमें इंडो नॉर्डिक वाटर फॉर्म भी सहयोग कर रहा है। उन्होंने आशा जताई है कि भविष्य में ये पायलट प्रोजेक्ट कमर्शियल प्रोजेक्ट को भी लीड करेगा। इस तकनीक का इस्तेमाल लोगों के लाभ के लिए किया जाएगा। ऑक्सट्यूब व ऑक्सीटेक रिक्लेमेशन तकनीक का ये प्रयास सफल रहा तो इसे हरियाणा सहित अन्य राज्यों में भी शुरू किया जाएगा। इस मौके पर मिकाडा के प्रशासक डॉक्टर सतबीर सिंह कादियान व जॉइंट कमिश्नर नरेश कुमार ने बताया कि हरियाणा में स्वच्छ पानी की आपूर्ति के लिए निरंतर नए प्रयोगों पर जोर दिया जा रहा है। प्रदेश में पारंपरिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा धरातल पर गंभीरता से प्रयास किए जा रहे हैं। इनके तहत सरकार ने सुखराली गांव के तालाब को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चुना है। इसका उद्देश्य ये था कि पानी को क्लीन करने के लिए हमें ज़रूरत है पूरे प्रदेश में और बहुत सारी तकनीकें भी हैं। तो पहला स्टेज तो यही है हमारा कि हम उन सारी तकनीकों को परख लें। तो ये एक तरीके की तकनीक यहाँ पे लगाई गई है। इसके रिजल्ट जैसे जैसे आते जाएंगे, आप सबको पता भी है कि इससे बहुत ज़्यादा स्मेल की प्रॉब्लम होती थी इस एरिया में, मच्छर बहुत थे और इस गंदे पानी होने की वजह से जो पानी यहाँ पे लोग अपने घरों के लिए निकाल रहे हैं बोरहोल से, उसमें भी स्मेल आ गई थी। तो अब वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। तो इसकी ये उपलब्धि है कि इससे पूरा एक चेंज आया है। अब हम देखेंगे इसको कहाँ पे और रेप्लिकेट कर सकते हैं। अभी तो इस तकनीक के लिए सिर्फ एक ही तालाब का चुनाव किया था, बाकी तालाबों में दूसरे तरीके की तकनीक का हम इस्तेमाल करेंगे। ट्रायल बेसिस पे इनका पायलट मॉडल था ये कि इनको पॉन्ड को क्लीन करना था। इनकी अपनी टेक्नोलॉजी है जो इनकी खुद की फिनलैंड बेस्ड टेक्नोलॉजी है, तो वो इन्होंने यहाँ एडमिनिस्टर की थी। तो इसको रीजनल किया था, इसका जीर्णोद्धार किया था। तो उसके बाद जब से इन्होंने स्टार्ट किया, टेकअप किया, ये पॉन्ड को डेवलप हमने कर दिया था एमसीजी ने,
बाकी डेवलपमेंट के अलावा जो पानी की जो स्थिति थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी यूज़ करके इस पानी को क्लीन किया है। अब जैसा कि लोगों ने बताया कि अब ये पोर्टेबल है, पीने लायक पानी हो गया है, तो इसके अंदर फिशरीज़ का प्रोजेक्ट लेके आएंगे। फिशरीज़ को लेके हम इसको फिर आगे फिशरीज़ के लिए भी डेवलप करेंगे। प्रतिनिधिमंडल ने गांव की महिलाओं के साथ भी बातचीत की तथा प्रोजेक्ट के बारे में पूछा। गांव के वरिष्ठ नागरिक चंद्रवती व चमेली देवी ने बताया कि गांव का ये तालाब पहले के मुकाबले काफ़ी बेहतर बना है। धीरे धीरे अब पानी साफ हो रहा है। तालाब का जीर्णोद्धार होने से ग्रामीणों को काफ़ी राहत मिली है। विशेषकर वरिष्ठ नागरिक यहाँ पर योगा सहित अन्य गतिविधियाँ करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत करनाल में 2 दिवसीय सोशल ऑडिट की बैठक एवं जन सुनवाई का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम चंडीगढ़ स्थित शोध संस्था क्रिड की देखरेख में आयोजित किया गया। क्रिड के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर मनोज कुमार तेवतिया ने प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कहा कि ये प्रक्रिया सहभागिता, उत्तरदायित्व, निगरानी एवं पारदर्शिता को बढ़ाने वाली है। इसके 4 मुख्य घटक हैं, जिनमें स्थानीय स्लम पुनर्वास, ऋण आधारित ब्याज सब्सिडी योजना, भागीदारी में किफायती आवास एवं लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण शामिल हैं। उन्होंने कहा कि करनाल शहर में 2134 लोगों ने इस योजना के अंतर्गत आवेदन किया था, जिसमें से 791 आवेदनकर्ताओं को पूर्ण रूप से योग्य पाया गया है। उन्होंने कहा कि सोशल ऑडिट टीम को 5 सब कमेटियों में बांटा गया है। अब इन कमेटियों के प्रस्तुतिकरण के आधार पर क्रिड फाइनल रिपोर्ट तैयार करके नगर निगम एवं राज्य सरकार के हाउसिंग फॉर ऑल विभाग हरियाणा को प्रस्तुत करेगा, जिसके आधार पर भविष्य में योजना के कार्यान्वयन एवं गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। सोशल ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने करनाल के वार्ड 6 के गांव दाहा में लाभार्थियों से भी मुलाकात की और मकानों का निरीक्षण किया। और यहाँ हमने 5 सब कमेटीज बनाई हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं को उनका लेखा जोखा कर रही हैं और देख रही हैं कि इससे संबंधित अगर कोई समस्या यहाँ लोगों को है तो उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, उनके सुझाव भी ले रही हैं। सरकार की कोशिश है कि सभी के पास मकान हो, पक्के मकान हो, और इसको लेके करनाल में भी सर्वे हुआ था, एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनी थी, जिसमें 2000 से ज़्यादा लोगों को एलिजिबल पाया गया। मकान बन गए थी, आगे 2 किस्त आ गई, एक रह कच्चा कड़ी टूट गई थी, कच्चे मकान थे। हाँ, कभी 2-3 दिन था मैं बारिश की उसमें बैठ कर काटी, फिर आया थी हमारी योजना इसके घर मकान न किया गया। 1.5 मिल रहा, 1.5 पास हुआ था, 1.5 दिया। हाँ, कच्चा था जे करा दे कड़िया में किस्तों में मिले 60 एक बार, 60 एक बार, 30 एक बार। तो है ना 2.5 लाख रुपए सरकार की तरफ मिल गए, बहुत अच्छा। कौन सी योजना है? ये प्रधानमंत्री आवास योजना मिला आपको मकान मिला? हाँ जी, बन गया, तैयार हो गया? हाँ जी, तैयार हो गया। हाँ, आगे भी चलाना चाहिए, हम तो ये बोल रहे हैं जिसको नहीं मिला उनके भी बनने चाहिए जी अच्छे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गोपाष्टमी के पावन अवसर पर कल पलवल के होडल क्षेत्र में स्थित गौ सेवा धाम परिसर में पहुंचकर गौ पूजन किया और गौ सेवा हॉस्पिटल की आधारशिला रखी। साथ ही उन्होंने गौ माता की पूजा की और प्रदेश के हर नागरिक की खुशहाली, स्वास्थ्य व सुखद जीवन की कामना की। मुख्यमंत्री ने भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान गौ सेवा धाम की संस्थापक देवी चित्रलेखा द्वारा पुण्य कार्य में निभाए जा रहे दायित्व की सराहना की। उन्होंने गोपाष्टमी पर्व की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हर जीव के प्रति सेवा भाव का दिन है। ऐसे में गौ सेवा से जुड़ी संस्थाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दान देना चाहिए। हमें गोधन को बचाने के लिए उसकी उपयोगिता को बढ़ाना होगा। उन्होंने अपने कोष से 21 लाख रुपए सेवा धाम को देने की घोषणा की। मनोहर लाल ने कहा कि गोधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए देश और प्रदेश की सरकार कृत संकल्प है। साथ ही गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार और गौ सेवा आयोग प्रभावी रूप से काम कर रहा है। सरकार द्वारा गौ सेवा आयोग के बजट को बढ़ाकर 400 करोड़ रुपए कर दिया गया है। सरकार की सोच है कि बेसहारा गौवंश की सेवा के लिए पंचायतें गौशाला बनवाने के लिए प्रस्ताव पास करते हुए गौ सेवा आयोग और पशुपालन विभाग से संपर्क करें,
ताकि गौ सेवा के लिए आम जनमानस को जोड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि हरियाणा में गोवंश के संरक्षण संवर्धन के लिए एक अच्छा कानून बनाया गया है। उस मजबूत कानून की आज देश में प्रशंसा हो रही है। गौ माता की, पशुओं की, पक्षियों की ये सेवा, स्वास्थ्य सेवा, शायद प्रतिदिन ग्रास निकाल करके तो हर घर में एक संस्कार है कि उस प्रकार के काम में तो लोग अपने समाज के लगते ही हैं, लेकिन इस प्रकार का ये अस्पताल जो आप चला रही हैं, मैं आपकी बहुत बहुत सराहना करता हूं, आपको धन्यवाद करता हूं, आपका आभारी हूं। जीव में आत्मा मानते हैं तो जीव चाहे वो मनुष्य का शरीर हो, चाहे वो किसी और प्रकार का जीव हो, सब में आत्मा है, तो सबकी सेवा करना ये हमारा धर्म है, हम करते हैं। इसमें से प्रेरणा हमको मिलती है कि हम भी सरकार के नाते जहाँ की कोई आवश्यकता होगी, निश्चित रूप से गौ माता की सेवा तो करनी ही है हमने, क्यों हमने गौ को माँ माना है। गौ के संरक्षण संवर्धन के लिए हमने कानून भी बनाया है। जहाँ कहीं गौ हत्या होती है उसको रोकने के लिए उसके खिलाफ सजा का भी बहुत कठोर प्रावधान हमने किया है। और इस बार हमने गौशालाओं के लिए जो हर वर्ष हमारा 35-40 करोड़ रुपया बजट होता था, इस वर्ष हमने उसको 400 करोड़ रुपया किया है, 10 गुना। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन व दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत कल भिवानी में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें भिवानी व दादरी जिलों के युवक युवतियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर 16 कंपनियों व 9 ट्रेनिंग एजेंसियों ने 33 युवाओं को नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए। मेले में करीब 1800 से अधिक युवक युवतियों ने रोजगार के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। योजना की कोऑर्डिनेटर अमरिंदर कौर ने बताया कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत 12वीं कक्षा पास कर चुके 18 से 35 आयु वर्ष की युवक युवतियों को 3 से 6 माह का प्रशिक्षण देकर निजी क्षेत्र में नौकरियों के काबिल बनाया जाता है। साथ ही ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनाकर सहकारिता के माध्यम से रोजगार स्थापित करवाए जाते हैं, ताकि वे आत्मनिर्भर होकर अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सकें। आज हमारे पास यहाँ 16 एम्प्लॉयर्स हैं और 9 हमारे जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज वो पहुँची हैं, जिनको इन बच्चों को आगे ट्रेन करने का टारगेट है। इससे माध्यम से हम लोगों के साथ जुड़कर धरातल तक पहुँचने की एक कोशिश है, क्योंकि जो सरकार की अच्छी स्कीमें हैं वो धरातल तक पहुँच जाएं, ये उस प्रयास का भी एक बहुत अहम हिस्सा है। ये ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट में नहीं है, जो बच्चे में हुनर हो जाएगा वो फ्यूचर में गवर्नमेंट में भी जा सकता है, परंतु अभी जो एम्प्लॉयर आए हैं वो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयर्स। रोजगार प्राप्त करने वाली युवतियों ने बताया कि उन्हें इस मेले के माध्यम से रोजगार मिला है। ये केंद्र व राज्य सरकार की बहुत अच्छी योजना है। प्रशिक्षण के दौरान रहने खाने की व्यवस्था भी निःशुल्क है। हॉस्टल मिल रहा है गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए। वेयर हाउस पैकर की ट्रेड है, यहाँ पे सॉफ्ट स्किल के बारे में भी सिखाया जाता है, और जो खाना पीना रहन सहन सब फ्री मिलता है सरकार की तरफ से, DDU-GKY दे रही है। रोजगार मिलेगा तो सर फायदा तो है ही। एक तो घर बैठे रहो, एक काम करो तो उससे फायदा तो होगा ही। अगर हम काम करेंगे तो घर वालों को भी फायदा होगा और हमें भी फायदा होगा। जो घर पर बैठे हैं वो रोजगार मेले में आए और रोजगार प्राप्त करके अपने घर परिवार की खुशियाँ दे सब। इस मौके पर चयनित हुए युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करने आए भवानी खेड़ा से विधायक विशंबर वाल्मीकि ने बताया कि रोजगार को लेकर राज्य सरकार गंभीर है। वर्तमान भाजपा सरकार ने राज्य में 1,14,217 युवाओं को स्थायी रोजगार दिया है तथा 42,200 नौकरियां पाइपलाइन में हैं। वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले 70,000 युवाओं को राज्य सरकार नौकरी देने जा रही है। 217 आज तक नौकरियां दी हैं और मैं समझता हूं 42,200 के आसपास पाइपलाइन में हैं, और आगे भविष्य में भी मुझे लगता है सीएम साहब बड़े खुले दिल के आदमी हमारे, वो आने वाले विधानसभा चुनाव तक लगभग 70,000 नौकरियां और देने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 नवंबर को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 107वीं कड़ी होगी। लोग नमो ऐप या MyGov ओपन फॉर्म पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। वह टोल फ्री नंबर 1800117800 भी डायल कर प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड करवा सकते हैं।
ये फ़ोन लाइन 24 नवंबर तक खुली रहेंगी। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल देकर SMS लिंक प्राप्त कर प्रधानमंत्री को सीधे अपने सुझाव भी भेज सकते हैं। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही ये आकाशवाणी की वेबसाइट तथा न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारण होगा। 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कल गोवा में शुरू हुआ। उद्घाटन समारोह बम्बोलिम के श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 9 दिन के इस आयोजन का उद्घाटन किया। इस साल के महोत्सव की शुरुआती ब्रिटिश फिल्म कैचिंग डस्ट से हुई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारतीय मीडिया और मनोरंजन उद्योग 20% की वार्षिक वृद्धि दर के साथ दुनिया में 5वां सबसे बड़ा और सबसे वैश्विक उद्योग माना जाता है। इस महोत्सव के लिए 105 देशों से 2,926 प्रविष्टियां प्राप्त हुई हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 3 गुना अधिक हैं। उन्होंने कहा कि महोत्सव के दौरान 13 वर्ल्ड प्रीमियर, 18 इंटरनेशनल, 62 एशिया और 99 इंडिया प्रीमियर दिखाए जाएंगे। OTT श्रृंखला और फिल्मों में उत्कृष्टता को मान्यता देने के लिए इस वर्ष से OTT पुरस्कार शुरू किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज OTT पुरस्कार के लिए 15 OTT प्लेटफॉर्मों से 10 भाषाओं में कुल 32 प्रविष्टियां प्राप्त हुई हैं। एक महत्वपूर्ण कदम में अनुराग ठाकुर ने घोषणा की कि विदेशी फिल्म निर्माण के लिए प्रोत्साहन 30% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी उद्घाटन समारोह में मौजूद रहे। गोवा ने इस बार 3 गुना ज़्यादा, लगभग 3000 फिल्मों का आना पूरी दुनिया भर से अपने आप में दिखाता है कि इफ़ी में बहुत इंटरेस्ट बढ़ा है। 20% सालाना हमारी मार्केट बढ़ रही है मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की। और जो पोस्ट प्रोडक्शन का काम यहाँ पर आ रहा है, जो फिल्मों के निर्माण का हो रहा है, वो अपने आप में एक नई रुचि खड़ी कर रहा है दुनिया भर की। एनिमेशन हो, विजुअल इफेक्ट्स हो, गेमिंग हो, कॉमिक हो, ये दिखाता है कि भारत में दुनिया की रुचि है। कि OTT अवार्ड्स हों या हमारे फिल्मों के अवार्ड्स हों, इसमें भारतीय कंटेंट की एक धूम दुनिया भर में मची है। लास्ट ईयर जैसे हमने RRR से लेके एलिफेंट विस्परर्स तक से डॉक्यूमेंट्रीज़ को भी देखा, ऑल दैट ब्रीथ्स को देखा, इन्होंने भारत की पहचान दुनिया भर में बनाई है। और आशा करता हूँ आज भी दुनिया के इस मंच पे जहाँ इफ़ी का 54th एडिशन होने जा रहा है, एक शानदार काम होने जा रहा है। द फिल्म बाजार, like a bustling marketplace of ideas, is a heaven for filmmakers, producers and storytellers from all corners of the globe. It's a confluence of creativity and commerce, ideas and inspirations that form the building blocks of this thriving cinematic marketplace. उत्तराखंड में उत्तरकाशी टनल हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार नजर बनाए हुए हैं। टनल में फंसे श्रमिकों के बचाव अभियान के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। आज फिर एक बार प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की और मौजूदा घटनाक्रम समेत राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली। इस बात की जानकारी पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा करते हुए बताया कि इस दौरान पीएम को 6 इंच व्यास की पाइपलाइन के सफलतापूर्वक मलबे के आर पार किए जाने एवं इसके माध्यम से भोजन एवं अन्य आवश्यक सामान श्रमिकों तक पहुंचाने के विषय में अवगत कराया गया है। प्रधानमंत्री को सीएम धामी ने जानकारी दी है कि श्रमिकों से एंडोस्कोपिक लेक्सी कैमरे से हुई बातचीत और उनकी कुशलता की जानकारी भी दी। इसके बाद पीएम ने कहा कि सभी श्रमिक भाइयों को सुरक्षित निकालना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आईसीसी विश्व क्रिकेट कप के फाइनल में भले ही भारतीय क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार मिली हो, लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन टीम ने पूरे विश्व कप में किया, उसकी प्रशंसा हर ओर की जा रही है। फाइनल मैच के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनकी हौसला अफजाई की। आप लोग पूरा 10-10 गेम जीत के आए हो, ये तो होता रहता है।
मुस्कुराइए भाई, देश आप लोगों को देख रहा है। मैंने सोचा मिल लूँ को सबको। होता है। कहा राहुल कैसे हैं? आप लोग मेहनत बहुत की है, लेकिन कहा बाबू खेलो ना पड़ दो। समय बहुत अच्छा किया है इस बार। तो गुजराती बोलते हो इसने? थोड़ा कर दो घर से। तो आप लोग बहुत अच्छी मेहनत की है। चलिए होता है। होता रहता है ऐसा। हाँ। और साथियों को एक दूसरे को जरा हौसला बुलंद करते चलिए। और जब आप लोग फ्री हो गए कभी दिल्ली आएंगे तो बैठूंगा आप लोगों के साथ। मेरी तरफ से निमंत्रण है आप सबको। नमस्कार।